हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आप लोगों की हैवी डिमांड पे हम कुछ टॉपिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में, लाइक पोटेशियम मेटाबॉलिज्म, अल्कोहल का देख लेंगे, है ना। ऐसे कुछ 4 5 10 टॉपिक आप लोगों ने बताए हैं, हम उसे कंटिन्यू करते हैं। यार प्लीज़ थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा मेरे से, बिकॉज इस टाइम पे ना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक्रो की वीडियोज़, और प्लस मैं 3rd ईयर में हूँ, तो वो पेपर भी आ रहे हैं मेरे, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता। और बायोकेमिस्ट्री, ट्रस्ट मी, आप जितना कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ा है पूरा पेपर उससे आएगा। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था, आगे भी आएगा, है ना। और थोड़ा बहुत अगर नहीं है तो बुक खोल के पढ़ो, अदरवाइज और टीचर्स हैं वहाँ से पढ़ो। और मैं वैसे मैंने पूरा कर दिया है यार, सच बता रहा हूँ मैं। अगर आप पूरा ढंग से देखो 200 वीडियोज़ सारा चैनल पे डल चुकी हैं, जिसमें से बायोकेमिस्ट्री की करीब 150 वीडियोज़ होंगे ऑलमोस्ट, बाकी फिजियोलॉजी वगैरह की हैं। तो कंटेंट बहुत अच्छा खासा है, आप उसे पढ़िए। एंड आप लोग डिमांड करोगे, डिमांड करना आपका हक है, और मैं बनाऊंगा वीडियोस, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी। जैसे अभी ना एक मैं पढ़ा था एडिनल फंक्शन टेस्ट, उसका पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 से पहले तबीयत ख़राब हो गई मेरी, अब वो छूट गया। अब मैं उसे पढ़ा दूंगा थोड़ी देर में, है ना, 1 2 दिन में उसकी वीडियो भी आ जाएगी। ओके। एंड पूरे साल में ऐसे खाली रहता हूँ, जब कोई आता नहीं है बच्चा, तो फिर इस बार जब इस साल के अंत में फिर काम कराते हैं मुझसे, है ना, वीडियोस बना दो, ये बना दो। और ठीक है यार, आप लोग तो मेरी वीडियोस नहीं पहुंची सही टाइम पे, प्लीज़ अपने जूनियर्स को बताना, प्लीज़ 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 प्लीज़, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं पोटेशियम मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिस्कस करते हैं। आसान सा लेक्चर है, एग्जाम में थोड़ा कम आता है, बट ठीक है। तो इसका जो सिंबल है हमें पता है, के से दिखाते हैं इसको, और इसकी जो वैलेंसी होती है 1, तो इसका क्या है, पोटेशियम पॉजिटिव कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। अब आ जाओ, अब मैं बोल रहा हूँ जैसे कि हमारे पास एक होता है सेल, उसके बाहर जो होता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। जो अंदर है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो बाहर मेजर कैटायन था वो सोडियम होता है, और जो अंदर वाला जो मेजर कैटायन है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम को मैनेज कर रहा है अंदर, वो पोटेशियम है, और बाहर कौन करता है, सोडियम। ठीक है जी। तो आप देख पा रहे हो इसकी वैल्यू कितनी है, 150 मिलीमोल पर लीटर, जो कि मेन इंट्रा सेलुलर कैटायन है, अंदर वाला मेन, जो अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखा है। ठीक है। और जो बाहर है उसकी वैल्यू कम है, इसे बोलेंगे हम सीरम। तो एक्चुअली में जब भी मैं कोई पोटेशियम को बोलूँगा बढ़ गया, कम हो गया, तो मैं इंट्रा सेलुलर थोड़ा देखूंगा, मैं देखूंगा एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो कितना है, 40:1 है, 40:1 है। RDN सोर्सेज पे आइए, कोई समझाने ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। 3 से 4 ग्राम पर डे आपको ये खाना है। आप डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, आपका पूरा हो जाता है। लाइक फ्रूट्स से खा लो, कोकोनट वाटर में होता है मेन, वो तो इंपॉर्टेंट है ना, याद करना। और आपका कुछ वेजिटेबल लाइफ, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, पोटैटोज, टमाटोज, तो अल्टीमेटली मिल जाता है ना। बीन्स, नट्स, होल ग्रेन्स। आ जाओ, अब मैंने बोला आप लोगों से फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शंस हमने पूरी फिजियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी होगी। आप आंखें बंद करना, आपके सामने पोटेशियम जहाँ जहाँ दिखे आपके वही सारे फंक्शन होंगे। जैसे पहला तो मैंने बता ही दिया, जो आपका इंटरसेलुलर कैटायन कौन होता है, पोटेशियम। तो अंदर वाला जो ऑस्मोटिक प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो कौन रेगुलेट कर रहा है, पोटेशियम। बाहर कौन करता है बताओ, सोडियम। और जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कौन जनरेट कर रहा है, पढ़ाया होगा फिजियोलॉजी, मैं नहीं पढ़ाया यार, नर्व मसल फिजियोलॉजी में, पोटेशियम। नर्व ट्रांसमिशन आप देखोगे, एक्शन पोटेंशियल बनना, फिर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन होना, मसल कॉन्ट्रैक्शन हार्ट वगैरह में भी, वो सब जगह स्केलेटल मसल्स में भी, वो सब कहीं ना कहीं कैटायन जो पोटेशियम में रोल प्ले कर रहा है भाई, जाके देखना एक बार, है ना। सोडियम पोटेशियम जो ATPase पंप होता है, देखो यहाँ पे पोटेशियम आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपके पास हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एक्सचेंज, जो कि HCl के सिक्रीशन में हेल्प करता है, फिजियोलॉजी में पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी एक रोल है। आप देखोगे यार पायरुवेट काइनेज क्या एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस में, तो वहाँ पे कोफैक्टर की तरह है। अब एक्चुअली आपको लग रहा है हमें ये याद करने पड़ रहे हैं, बट ट्रस्ट में याद नहीं कर रहे हो आप जस्ट सारे पोटेशियम एक साथ देख रहे हो पोटेशियम मेटाबॉलिज्म में। और एक ही चीज़ समझ में आ सकती है जब आपने पहले पढ़ा हो, फिजियोलॉजी भी अच्छे से पढ़ी हो, बायोकेमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ी हो। ठीक है। हार्ट फंक्शन में भी हेल्प करेगा, ऑब्वियसली बात है ना, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में, एक्शन पोटेंशियल बनने में पोटेशियम प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। अगर इसका कुछ भी उधर उधर होगा तो एरिथमिया देखने मिलेगा हमको, है ना। चलो, अब मैंने बोला आपसे रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम हमारी बॉडी में कैसे होता है, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो पहला होता है हार्मोनल कंट्रोल। तो जैसे मैंने आपने अगर पढ़ा हो मेरी वीडियो में एड्रेनल फंक्शन टेस्ट की पार्ट 1 में, है ना, आप वहाँ पे भी बताया था मैंने। तो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मेनली एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं आपके, ये मान लिया मैंने नेफ्रॉन है, मतलब DCT या फिर कलेक्टिंग डक्ट है ना, और ये मान लिया मैंने ब्लड है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, आपका सोडियम और पानी को रीएब्जॉर्ब कर लिया,
और जो पोटेशियम है उसको एक्सक्रीट करता है बाहर की तरफ, ये आउट बाहर की तरफ। तो इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, तो हमारी बॉडी से पोटेशियम को बाहर निकालता है एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी है ना, कॉर्टिसोल वगैरह भी कुछ हद तक। आ जाओ सेलुलर रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात, इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा होगी तो अपटेक बढ़ जाएगा पोटेशियम का। समझाऊँ थोड़ा सा, आ जाओ समझाता हूँ। मैंने बोला कि इंसुलिन ज़्यादा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो इंसुलिन क्या होता है एक्चुअली में, कब बढ़ता है, जब ग्लूकोज या फिर एटीपी वगैरह है ना, तो इंसुलिन की वजह से क्या होता है आपका एक्टिवेट हो जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या एक्टिवेट हो गया बताओ, सोडियम पोटेशियम पंप। और ये पंप क्या करता है, सोडियम को बाहर फेंकता है, सेल के बाहर फेंकता है सोडियम को, और पोटेशियम को अंदर लेता है। तो आपने देख लिया कि इंसुलिन इंक्रीज सेलुलर अपटेक, सेल के अंदर आता है पोटेशियम, बिकॉज इंसुलिन एक्टिवेट क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। ऐसे एक्टिवेट नहीं, इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज से एटीपी वगैरह बन रही है ना, एटीपी डायरेक्टली एक्टिवेट सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। चलो अब मैंने बोला आप लोगों से एसिड बेस बैलेंस में, ये तो बहुत आसान है, एसिडोसिस हुई आपकी, मतलब कि H पॉजिटिव बढ़ गए, तो H पॉजिटिव बढ़ गए तो H पॉजिटिव सेल के अंदर जाएंगे और पोटेशियम बाहर आएंगे बैलेंस बनाने के लिए। तो H पॉजिटिव बढ़ गए, मान लो एसिडोसिस हो गई, तो ये अंदर भागेंगे और पोटेशियम हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये सीरम में पोटेशियम बढ़ जाएगा एसिडोसिस कंडीशन में, है ना। और आपका अगर मैं बोलूँ आपसे एल्कोलोसिस में, अगर H पॉजिटिव कम है बाहर, है ना, मतलब ठीक है, तो H पॉजिटिव बाहर जाएंगे एल्कोलोसिस में और पोटेशियम अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पे सीरम में कम हो जाएगा। सीरम समझते हो, सीरम समझते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। चलो आ जाओ अब आते हैं डिसऑर्डर्स के ऊपर, डिस्कस करते हैं। तो डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया। और जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ मैं हमेशा सीरम पोटेशियम की बात करूँगा, मैं इंट्रासेलुलर की बात नहीं करूँगा, इंट्रासेलुलर की। तो 3.5 मिलीमोल्स पर लीटर से कम हो गया तो हम बोलेंगे हाइपोकेलेमिया। अब हर बार अगर पोटेशियम कम आया इसका मतलब ये नहीं कि दिक्कत पोटेशियम के लेवल पे या फिर कुछ दिक्कत किडनी है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है हमारी बॉडी में कि हमारे किसी वजह से क्या हुआ, पोटेशियम ब्लड से किसी सेल के अंदर चला गया, जिस वजह से मुझे ब्लड में पोटेशियम कम दिख रहा है। अब वो रीज़न क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं पोटेशियम रीडिस्ट्रीब्यूशन में। समझ में आ रहा है, ये ट्रू डेफिशिट नहीं है, ये क्या है आपका किसी भी XYZ रीज़न की वजह से मेरा पोटेशियम आपका सेल के अंदर चला गया, ठीक है जी। लाइक इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन ज़्यादा है, किसी की इंसुलिन थेरेपी चल रही है, इंसुलिन ज़्यादा है, आप देखो मैंने अब दोबारा नहीं बताऊंगा, इंसुलिन ज़्यादा होगा तो इंक्रीज दी अपटेक ऑफ पोटेशियम। अब अपटेक बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है जो सीरम में पोटेशियम मुझे कम मिलेगा, ठीक है जी। चलो एल्कोलोसिस, अब यहाँ देखो एल्कोलोसिस में क्या है, हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, पोटेशियम वापस अंदर आ रहा है सेल के, तो जब अंदर आ रहा है तो सीरम में कम हो गया। ल्यूकोसाइटोसिस, एक्चुअली इसमें क्या होगा, WBC का नंबर बहुत बढ़ गया, तो ऐसा समझ लीजिए WBC का नंबर बहुत बढ़ गया तो आपको जो पोटेशियम है वो कहाँ चला गया, WBC के अंदर चला गया, क्योंकि उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्चुअली इस चीज़ को हाईलाइट करो अभी तो, क्योंकि ल्यूकोसाइटोसिस में कम भी होता है बढ़ता भी है, क्या है ये बताऊँगा। अभी समझ में आ गया कि आपका पोटेशियम अंदर चला गया। हाइपोथर्मिया में भी आपका समझ लीजिए, आपका ऐसा समझिए जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, क्या करता है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम को बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर फेंकता है। तो हाइपोथर्मिया में आपकी जो ये है, ये वाला पंप है, ये वाला पंप कुछ हद तक, बाकी सब लोग तो काम करना बंद कर देते हैं, बट ये जब भी काम करता रहता है और पोटेशियम को इन करता है ना, इन करता है। हाइपोथर्मिया में बहुत सारे पंप खराब हो जाते हैं बट सोडियम पोटेशियम करता रहता है काम। तो हाइपोथर्मिया भी याद रख लो यार अभी कि पोटेशियम सेल के अंदर जा रहा है, नेट, बाकी और चीज़ें भी होती हैं। चलो आ जाओ, अब मैंने बोला आप लोगों से ट्रू पोटेशियम, ये तो पोटेशियम में दिक्कत थी ही नहीं, यहाँ पे दिक्कत कुछ और थी, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और दिक्कत, लाइक रीनल कॉज, लाइक आपका रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, मतलब एक्चुअली किडनी ट्यूब में दिक्कत हो गई, उस वजह से एसिडोसिस हुआ। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, मतलब एक तरीके समझ लीजिए एक्यूट किडनी डिसीज़ हो गई। एक होती है क्रोनिक किडनी डिसीज़, एक होता है एक्यूट किडनी डिसीज़, जिस वजह से किडनी में खराबी हुई तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगा, है ना। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है बताओ, क्या होता है कुशिंग सिंड्रोम में, कॉर्टिसोल वगैरह बढ़ गए। कौन डिसीज सिंड्रोम में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन बढ़ गया। अगर आप यहाँ देखो
यहाँ देखो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, रीनल का एक्सक्रीशन, मतलब रीनल से एक्सक्रीशन करते हैं पोटेशियम का। अगर इनका लेवल बढ़ जाएगा तो ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा, और ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा तो दैट्स वाई दे आर ऑल अंडर डेफिशिट वाले में ना, ठीक है। बाकी और रीज़न भी जीआई, लाइक डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, है ना, इंटेस्टाइनल फिस्चुला। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, इन जनरली क्या होता है इन सब में, नॉर्मली देखो क्या होता है, हमारी पूरी जीआईटी है मान लिया है ना, जीआईटी होता है, तो जीआईटी में हमारा बहुत सारा सिक्रीशन दिन भर में निकलता है, बहुत ज़्यादा, मतलब करीब करीब 5-7 लीटर मान लो निकलता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारा ही क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ये तो नॉर्मल होता है। बट आपका डायरिया, वोमिटिंग, फिस्टुला के केस में क्या होता है कि आपका जो ये निकल रहा है, जो सिक्रीशन निकल रहा है वो प्रॉपर रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है जी, इस वजह से चीज़ें होती हैं। अब आते हैं हाइपरकैलेमिया में, मतलब कि 5.5 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा पोटेशियम का लेवल मिला तब मैं बोलूँगा, लेकिन तब भी नहीं बोलूँगा, उसके बाद में मैं बोलूँगा सूडो तो नहीं है, सूडो हाइपरकैलेमिया लाइक, है ना, लाइक कि हीमोलाइसिस हो गया, है ना, लाइक आपके आरबीसी वगैरह, आरबीसी क्या हुआ, रप्चर हो गया। अब भाई सेल रप्चर हुआ तो क्या निकलेगा, सेल के अंदर मेनली क्या होता है, इंटरसेलुलर केटाइन क्या है बताओ, क्या है, पोटेशियम है ना, तो आपका वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। थ्रम्बोसाइटोसिस, WR क्या नाम है, प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ गया तो वो क्लॉट बनाएंगे, और क्लॉट जब रप्चर होते हैं तो आपका पोटेशियम बढ़ता है ना। ल्यूकोसाइटोसिस, देखो ल्यूकोसाइटोसिस ज़्यादा WBC, और जब WBC जो फ्रेजाइल WBC है, कमज़ोर है ना, तो वो क्या होंगे, जब रप्चर होगा, रप्चर जब भी सेल होगा तो क्या निकलेगा, बहुत सारा पोटेशियम निकलेगा, एंड दैट रिजल्ट्स इन हाइपरकैलेमिया। हमें लगेगा कि यार पोटेशियम कहाँ दिक्कत हो रहा है, पोटेशियम इस जगह दिक्कत हो रहा है, सूडो हाइपरकैलेमिया, है ना, दिक्कत कहीं और है, उस वजह से पोटेशियम सफ़र कर रहा है। चलो आ जाओ, अब आते हैं पोटेशियम रीडिस्ट्रीब्यूशन। कहीं रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे कि एसिडोसिस, ये देखो यार, ये देखो एसिडोसिस, H ज़्यादा तो अंदर घुस गया, पोटेशियम बाहर निकल गया, है ना। ऐसी आपकी इंसुलिन की कमी हो गई इस बार, इंसुलिन कम, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक मिनट, हाँ कहाँ था, हाँ इंसुलिन इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन इंसुलिन कम है तो इंक्रीज़ नहीं करेगा ना पोटेशियम का अपटेक, तो सीरम में बढ़ जाएगा, कॉमन सेंस। डिहाइड्रेशन, पानी वानी नहीं पियोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना पोटेशियम की। हाइपोक्सिया वगैरह से क्या होगा, सेल इंजरी, और जब सेल इंजरी हुई तो सेल डैमेज हुए तो क्या निकलेगा अंदर से, पोटेशियम रिलीज होगा, वही सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है जी। अब जो ट्रू पोटेशियम डेफिशिट है वही हीमोलाइसिस, अगेन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर मेरी बात सुनो, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में ऐसा क्यों होता है कि जब हमने कोई स्टोर्ड ब्लड, एक्चुअली में स्टोर्ड ब्लड डाला तो उस ब्लड के अंदर पोटेशियम पहले से बहुत ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ के जो आरबीसीज वगैरह हैं वो रप्चर कर गई, है ना, रप्चर करेंगे तो पोटेशियम ऑलरेडी ज़्यादा है, वो पोटेशियम किसी पेशेंट में मैं डालूंगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया, ठीक है जी। एडिशन डिसीज़, यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था बताओ, इंक्रीज कर रहा था एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। क्या मैंने बहुत जगह ऐसा बोल दिया है क्या, पोटेशियम को सोडियम, मुझे लगता है मेरी मतलब हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा होगा तो समझ जाना, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन नहीं है तो एक्सक्रीशन पोटेशियम का थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, है ना। SLE की वजह से किडनी डिसीज़ वगैरह होती है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होते हैं, लाइक स्पायरोलैक्टोन, रीनल ट्रांसप्लांट, मतलब कुछ किडनी में दिक्कत वगैरह से हो जाता है ना, GFR वगैरह कम हो जाता है। तो यही सारी बातें थी। अगेन एग्ज़ाम, एक पॉइंट और ध्यान रखो, ये ECG में चेंज आते हैं, देखो जो आपका T वेव, देखो हाइपरकैलेमिया जब होगा तो T वेव आपकी पीक करेगी, बट हाइपोकैलेमिया में T वेव इन्वर्टेड हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपका जो हाइपोकैलेमिया, वहाँ पे यू वेव दिखेगी, बट यहाँ पे यू वेव ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 ही पॉइंट याद करो तो कर लो। टी वेव वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि टी वेव यहाँ पीक करेगी हाइपरकैलेमिया में, हाइपर ज़्यादा, है ना, टी वेव हाइपर, और यहाँ पे क्या हाइपो में क्या होगा, इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे यू वेव नहीं है, ठीक है जी। तो ये देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, पुल एंड पुश इफेक्ट्स ऑफ पोटेशियम ऑन टी वेव। तो पुल कहाँ हो रहा है, ऊपर पुल किस में हो रहा है, हाइपर में, और पुश किस में, नीचे दब किस में, इन्वर्ट किस में हो रहा है, हाइपो में, ठीक है जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, इतना पढ़ लो, इतना लिख लो एंड हो जाएगा। हेडिंग याद रखना एग्जाम में आया तो, अदरवाइज नहीं आता है, आएगा भी तो आप लिख लोगे, इतना कंटेंट है, ठीक है, रिवाइज करो, ओके। अगर आपको ये नोट्स पता है, मैंने इनका प्रिंट आउट निकाला इन नोट्स का, ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, थोड़े पेज ज़्यादा हो जाएंगे
बट अगर आप इन नोट्स को प्रिंट आउट निकालो, अब तो टाइम नहीं है आप लोगों के पास, अगर आगे चल कोई मेरी वीडियोस देखे, इनकी प्रिंट आउट निकालो और इनको पढ़ो। ये नोट सच में अच्छे, इसमें क्या है जगह बहुत खाली है तो आप इसमें कुछ ना कुछ अपना ऐड कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, नहीं ऐड करी है। आप जब किताब खोल के पढ़ोगे तो आपको 10 बातें अलग मिलेंगी, है ना, तो आपको वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो आप नोट्स निकाल सकते हो और एकदम प्रिंट आउट अच्छा आ रहा है। मैं आपको ये सब कुछ साफ़ करके दे दूंगा ऐसे करके, अगर आपको चाहिए होगा तो बस हो जाएगा, है ना। चलो, थैंक यू गाइज, बाय।